से जो लोग अब जुड़ रहे हैं उनको मैं कैसे वो करूं, ऐड करूं। ठीक है, देखिए टॉपिक है आज का हमारा, वाई पीपल फेल इन पीजीडीटी 3 and 4। ये मीटिंग हमारी जूम पे भी चल रही है और साथ में हम लोग इस पे भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं पीजीडीटी 3 और 4 के। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, एक बार हाँ बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहला कंटेंट इसमें क्या होता है पीजीडीटी 3 में, उसमें थ्योरी 20 नंबर की होती है। थ्योरी का मतलब हो गया कि आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न का उत्तर कैसा होता है, कोई एक लॉन्ग आंसर टाइप रहता है, उसका आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज है वह यह है कि उसमें टू लाइनर ट्रांसलेशन होता है। टू टू लाइनर ट्रांसलेशन मतलब आपको दो दो लाइन के ट्रांसलेशन दिए जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। ये दोनों अनुवाद आपके 10-10 नंबर के होंगे, मतलब 5-5 प्रश्न होंगे और उनका आपको अनुवाद करना पड़ेगा, वो 10 अंक के होंगे। इसके बाद जो तीसरा रहता है उसमें पीजीडीटी 3 में, तीसरा रहता है इसमें बड़े अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए 45 अंक, अर्थात 3 ऐसे रहेंगे। आवाज नहीं आ रही है, किस में नहीं आ रही है? हाँ, जिसको नहीं आ रहा है, हाँ जिसको नहीं आ रहा है एक बार अपना माइक सेट कर लें। ठीक है, चलिए। तो बड़े अनुवाद होते हैं अंग्रेजी से हिंदी के, वो 45 नंबर के होते हैं और 3 होते हैं, अर्थात एक एक में 15-15 नंबर। उसके बाद आपको रहता है अंग्रेजी में अनुवाद, मतलब हिंदी से अंग्रेजी, वो 15 नंबर का। अब इसको आप अगर जोड़ लेते हैं तो 15 और 45 60 हो जाता है, और 60 के बाद ऊपर 20 नंबर, 60-20-80, और थ्योरी भी 20 नंबर, अर्थात 100 नंबर का हो गया। पास करने के लिए आपको कितना लाना है ममता? पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? पासिंग मार्क्स 40 चाहिए, 45 नहीं चाहिए, 40 नंबर चाहिए। अब मुझे ये बताइए, थ्योरी में कितना गंदा आप लोग लिख सकते हैं? 10 नंबर से कम कोई स्कोर कर सकता है क्या? ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूंगा कि ये पढ़ लीजिए, उसमें से आपका आएगा ही आएगा। थ्योरी बहुत गंदा लिखे, बहुत गंदा लिखे तो 8 नंबर कंफर्म है। अब आते हैं हम टू लाइनर ट्रांसलेशन, अगर 20 नंबर का है तो उसमें 10 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात 10 और 8 18 हो गया। 40 में से और कितना हमें लाना है? 22 नंबर। अब ये 45 और 15 अर्थात 60 नंबर में से आपको 25 नंबर नहीं मिल सकता है, हाँ या ना? अब कैसे आएगा वो मैं कल आपको बताऊंगा। चलते हैं, कुछ हम सैंपल देख लेते हैं। देखिए छोटे अनुवाद के लिए जो आता है, पिछले वर्ष ये प्रश्न पत्र आया था, उसमें था सिंपली टू प्रिपेयर इलेक्शन रोल। आप लोग नोट करिएगा इसको, वाज ए ट्रिमेंडस टास्क फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन पेपर मैं साझा कर दूंगा, लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आपको अनुवाद करना था। कर पाएंगे? मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग देखिए कितने लोग कर पाते हैं इसको। दिख रहा होगा, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार एडजस्ट करिए अपने स्क्रीन को, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है मेरे मोबाइल में। क्या दिख रहा है? चलिए मैं बोल भी देता हूं, सिंपली टू प्रिपेयर, क्योंकि ये, हाँ ठीक है। छोटे अनुवाद का जो मैंने सैंपल बताया था, देखिए सैंपल आपके सामने स्क्रीन पर है। सिंपली टू प्रिपेयर इलेक्शन रोल, इलेक्शन रोल को उन्होंने हिंदी में भी लिख दिया था, मतदान सूचियां। वॉज ए ट्रिमेंडस टास्क फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका अनुवाद क्या हो सकता है? बताएंगे आप में से कोई? प्रयास करें। अरे कोई बोलिए, बोलने का प्रयास करिए। हाँ बोलिए। नहीं, देखिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा नजदीक है आप। और हम्म, चलिए कोई बात नहीं। हाँ। हम्म,
चलिए ठीक है, और कोई बताएगा? आप में से कोई गूगल मीट या जूम से कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरा वाक्य देता हूं। दूसरा वाक्य है, वी शैल बी ग्लैड इफ यू प्लीज अरेंज टू फॉरवर्ड अस द कॉपीज ऑफ रिटेन मटेरियल। दूसरा वाक्य कहता है, वी शैल बी ग्लैड इफ यू प्लीज अरेंज टू फॉरवर्ड अस द कॉपीज ऑफ रिटेन मटेरियल। ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा इसमें वाक्य रहेगा, इस तरह से कई वाक्य रहेंगे। द फोकस ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉमा दिस ईयर इज ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड मेकिंग इट accessible to all segment of the society। ये 3 मैंने सैंपल दिया है, प्रश्न पत्र मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं कि क्या आता है। ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं, अमूमन हम लोग ऐसे छोटे वाक्यों के अनुवाद में गलती कर जाते हैं। उस गलती को कैसे सुधारें मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला रहता है, उसमें अनुवाद के लिए जो बड़े वाक्य रहते हैं, बड़े वाक्य में से सिर्फ एक पैराग्राफ मैंने चुना है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, वुमेन इज द क्रिएटर, preserver and protector of a family, but women have not been given their due credit even today by the male dominated society। If women are discriminated or they are not given proper place in society, life will not move further and consequently society will suffer। So there is a dire need to correct the machineries and take all possible means to address the women cause। ये इस तरह का है, ये पूरे 2 पन्ने का है उसमें प्रश्न पत्र में, और मैंने आपको बताया कितने नंबर का ये होगा, 15 नंबर का होगा। इस तरह का अनुवाद रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पीजीडीटी 4 का कंटेंट देख लेते हैं। पीजीडीटी 4 में क्या क्या रहेगा, उसमें भी देखिए थ्योरी है 20 नंबर की, 2 विकल्प रहेगा। कभी कभी विकल्प नहीं देता है, विकल्प दिया तो बहुत अच्छा है, उसमें से किसी एक में लिखना होगा, आपको जो आसान लगे। अगर मान लीजिए दोनों नहीं याद है तो आपको यह तो होगा कि किसी पे आप 5 लाइन लिख सकते हैं, तो आप उसी को पकड़ के लिखना शुरू करिए, छोड़कर नहीं आना है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर चाह के भी आपको नंबर नहीं दे पाएगा। आप 10 लाइन लिखिए, 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, लेकिन थ्योरी का आंसर जरूर लिखना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी का मतलब हो गया पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली की किताब बहुत मोटी है, लगभग 1200 3000 शायद शब्द हैं उसमें। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको करना क्या है, पीजीडीटी 4 की जो किताब है, सिर्फ उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से बहुत सारे पारिभाषिक शब्द मिल जाएंगे, और उन्हीं शब्दों से इसमें पारिभाषिक शब्द पूछे जाते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी कैसे शब्द होते हैं। इसके बाद उसमें रहता है हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, अनुवाद रहता है। यह अनुवाद होता है 10 नंबर का, अर्थात 5 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी 5 नंबर का। अगर यह अनुवाद आप सही कर लेते हैं, अमूमन लोग कर लेते हैं, तो 10 नंबर इसमें मिल जाता है। उसके बाद रहता है 2 लाइनर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। ये जो 2 लाइनर होता है ये भी 10 नंबर का होता है, अर्थात 10 10 20, और उधर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी। इसके बाद जो अगला रहता है वह है बड़े अनुवाद। उनको करना क्या है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, ये 40 अंक का होता है, मतलब 2 अनुवाद रहेगा। अगर आप बिल्कुल गंदा अनुवाद करें, बिल्कुल गंदा करें, तब भी 40 में से 10 नंबर तो कंफर्म आपको मिल सकता है। थोड़ा आप अच्छा प्रयास करें तो आप 20 पा सकते हैं, और आपको 40 ही ले आना है। मान लीजिए इसके पहले मैंने बताया 20 नंबर का, उसमें 10 आ जाए, 20 इसमें से 30, और अगला 10 नंबर आप इसमें से ला सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंक का है, इसमें से आप चाहें तो 10 नंबर ले आ सकते हैं। ला सकते हैं, नहीं ला सकते? जी सर। कॉन्फिडेंस है? ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का 80 से कम ना आए। अब इसमें देखिए, धन्यवाद सर। हिंदी जो 10 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है, देखिए आप किन्हीं 10 शब्दों का हिंदी पर्याय लिखे। ये इसमें आपको 15 विकल्प रहेगा। जैसे प्लेज, प्लेज का मतलब क्या होता है पता है? प्लेज का मतलब शपथ होता है। अंडरटेकिंग का मतलब, अंडरटेकिंग आप लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें अंडरटेकिंग देते हैं। अंडरटेकिंग को घोषणा बोलते हैं, घोषणा पत्र बोलते हैं।
इसी तरह मैं जवाब नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। शब्द देखते चलिए। आउटले, जी इसके बाद आता है चेयरमैन। चेयर मतलब कुर्सी पर बैठा आदमी, है ना? यस और नो? जी सर। नहीं नहीं नहीं, चेयर मतलब अध्यक्ष। चेयरमैन का अध्यक्ष। कोई मतलब भी। सही में कुर्सी पे बैठा आदमी होता है, लेकिन उसको अध्यक्ष बोलते हैं। आप जी जी देखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष। देखिए कुछ चीजों का अनुमान हमको ऐसे लगाना पड़ता है, वहां अगर नहीं आता है तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के लगाना पड़ेगा। जी चेयरमैन मतलब कुर्सी पर बैठा आदमी। तो कुर्सी पे कौन बैठता है? अगर मीटिंग होती है तो पार्टी का अध्यक्ष बैठता है। पार्लियामेंट में कौन बैठता है? जी अध्यक्ष बैठते हैं। तो इस तरह से चेयरमैन का अर्थ आ जाएगा। फिर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच, इंस्पेक्टर का मतलब होता है जांच अधिकारी। इस तरह से आप इन हम्म, शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सुपरविजन। सुपरमैन एक हुआ करता था, और विजन का मतलब होता है जैसे अर्थ निकालना हो तो विजन का मतलब होता है दृष्टि। सुपर मतलब जो सबसे ज्यादा दृष्टि हो। तो सबसे ज्यादा दृष्टि कौन रखेगा? जो घूर घूर के देखता है, अर्थात पर्यवेक्षक बोलते हैं इसको। इसी तरह से हम्म, अगला जो शब्द होगा क्या? प्रोपोजर। प्रपोज करना। ज्यादातर मैरिज प्रपोज किया जाता है, शादी का प्रस्ताव दिया जाता है। तो ई आर लग गया तो हम्म, प्रस्तावक हो गया। इस तरह से आप शब्दों को याद कर सकते हैं। एक शब्द से दो शब्द याद हो जाएगा। अंडर साइन। अंडर मतलब नीचे, साइन का मतलब हस्ताक्षर करने वाला। इसके लिए हमने एक प्रशासनिक शब्द दिया है कि अधो हस्ताक्षरी। अधो का मतलब नीचे होता है, और हस्ताक्षरी मतलब जिसने साइन किया होता है। ठीक है, ये हम्म, संज्ञा शब्द है। इसी तरह से अगला है स्पेसिमेन सिग्नेचर। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, और सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर। गलती से भी इसको नमूने का हस्ताक्षर मत लिख दीजिएगा। नमूना नहीं मतलब तो फिर जीरो। नहीं तो उस आदमी को आप सैंपल बना देंगे। ठीक है, जीरो हो जाएगा। ठीक है। सस्पेंडेड। सस्पेंशन और सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? निलंबन। ठीक है, निलंबित करना। इसके बाद होता है नॉन रिकरिंग। इसके बाद आता है इंसिडेंटल चार्जेस। इसके बाद आएगा लंप सम। इसके बाद रीइंबर्समेंट। इस तरह के कई शब्द होंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ता है, और इसमें से 10 ही देना है। मान लीजिए 4 नहीं आया, 10 में से 6 तो दे सकते हैं। हाँ या ना? जी ठीक जी है, बिल्कुल। अब हम आते हैं हमारी कमियां क्या है। हमारी मतलब मैं अपने को भी उसमें रखता हूं, क्योंकि अलग करूंगा तो फिर जी आप लोगों से जुड़ नहीं पाऊंगा, है ना? सबसे पहले हमारी जी कमी क्या है? थ्योरी वाले प्रश्नों की तैयारी में कमी रहती है। हमें पता है पीजीडीटी की परीक्षा है, लेकिन हम में से कोई भी घर में आधा घंटा नहीं पढ़ता होगा। पढ़ता है क्या? सर। सर ऐसे क्वेश्चन में कितना पेज का आंसर लिखना होता है? 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पन्ना लिख लीजिए, बहुत है। ठीक है। ठीक है सर। 3 आपका जी बच सर। है तो 5 लिखिए, लेकिन समय की पाबंदी है, समय देखते हुए मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है। जी थ्योरी वाले प्रश्नों की तैयारी ममता कर रही है, इति और बाकी लोग भी। योगिता, मैं चाहूंगा आप लोग भी अब ही से करना शुरू करिए। बहुत आसान है। 2 जी किताबें हैं इसमें पीजीडीटी 3 के लिए। एक सारा अनुवाद है, जी और दूसरा आशु अनुवाद है। उसी दोनों में से घुमा फिरा के आता है। और आप लोग चाहें जी तो बहुत आराम से सारा अनुवाद मतलब सिनेमा देख के आए। मान लीजिए आपने उड़िया में सिनेमा दिखाई थी, या फिर ममता आपने जी भोजपुरी में देखा। आपको कह दिया जाए इस उड़िया वाली जो फिल्म है इसको हिंदी में बता दीजिए, और ममता से कह दिया गया कि आपने जो देखा है वो बांग्ला में बता दीजिए। तो आप कैसे बताएंगे? आप लोग हम्म, क्या करेंगे? आप लोग पूरी उसका कहानी तो नहीं, डायलॉग के साथ नहीं बताएंगे ना। अरे वो शाम्भा कितना आदमी रहना है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। या इति नहीं, बोलेंगे। हम उसका हाँ, इति बोलेंगे, खंड खंड कौरी दीवार, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हाँ, आप उसको नहीं। समझाएंगे लोगों को कि देखो एक अबरवा था, एक गब्बरवा था। इस तरह से कहानी अपने अनुसार समझाएंगे। ठीक है। जी उसी को सार अनुवाद कहते हैं, अर्थात कोई बड़ी चीज जो लिखी हुई हो उसका पूरा सार निकाल लीजिए। ये क्या कहता है? 3 घंटे की कहानी 15 मिनट में आपने लिख के कंप्लीट कर दिया, वो सार अनुवाद है। अलग अलग संदर्भ जी। है। हाँ बोलिए। हेलो। एकदम समराइजेशन ही सार अनुवाद होता है। जी हाँ हाँ, 1/3 बोला जाता है। 1/3 बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ समरी लिखने के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। समरी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार अनुवाद क्या है, उसके लाभ क्या हैं, सार अनुवाद का प्रयोग कहाँ होता है।
सार अनुवाद और आशु अनुवाद में अंतर क्या है। इस तरह के 4-5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप वो किताब का वो चैप्टर पढ़ लेना, बहुत आसान है, एक ही चीज हर पेज में घुमा के लिखा है। तो पूरी किताब पढ़ने में मुझे लगा था 20 मिनट। तो आप लोग तो हमसे ज्यादा फास्ट पढ़ते हैं, आप लोगों को 10 मिनट लगेगा। मतलब एक हफ्ता 10-10 मिनट पढ़ ले तो कितना मिनट हो जाएगा, 70 मिनट। और 70 मिनट में आपका सार अनुवाद वाला चैप्टर कंप्लीट है। गारंटी देता हूं कि उसमें 20 में से आपको 14 नंबर जरूर मिलेगा। तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था और एग्जाम में मुझे 80 नंबर मिले थे। ठीक है, मैं बोल के आया था सर 80 से कम मिला तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। ठीक है, आपको भी मिलेगा। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्या है, प्रश्न बिना समझे उत्तर लिखना प्रारंभ कर देना। ये बहुत बड़ी गलती है। हमने प्रश्न में देखा सारानुवाद, क्या पूछता है, भूल गए, फट से सारानुवाद लिख दिए, घर आए तो याद आया कि सारानुवाद के डीमेरिट्स पूछा था और हम कुछ और लिख के आ गए। आप प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ने के बाद फिर उसको लिखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। अगली जो कमी है, जी सर, अगली कमी मैंने शुरू में ही बताया था कि परीक्षा के पूर्व हम सही ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया रोज 10 मिनट करके आप पढ़िए। क्या 400-500 पन्ने की है, उसमें से 300 पन्ने बेकार हैं, खाली 200 पेज पढ़ना है आपको। अगर आप रोज 10 मिनट करके पढ़ें, मैं गारंटी लेता हूं जिस दिन परीक्षा होगी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी, और अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ है स्टडी मटेरियल वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगला है सबसे बड़ी कमी, हम व्हाट्सएपिया युग के लोग हैं ना, हम लोग ज्यादातर व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के बालक हैं, तो हम लोग कलम से लिखने की आदत नहीं डालते हैं। हम क्या उंगली चलाते हैं, अंगूठे से हम टाइप कर देंगे, 5000 शब्द टाइप कर देंगे 1 मिनट में, लेकिन जब कलम पकड़ के लिखना होगा तो हमारी हाथ नहीं चलते हैं। उसके लिए रोज आप कम से कम 2 पेज लिखने का अभ्यास करिए आज से ही। कुछ नहीं लिख सकते तो अपने बारे में 2 पेज लिखा करिए, और कुछ नहीं लिख सकते अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखा करिए, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है किताब लीजिए, उसमें से जो चैप्टर पसंद आए उसके कंटेंट्स खाली आप नोट करिए। घड़ी देखिए कि हम 15 पेज कितने देर में लिख पाते हैं। 2 घंटे में अगर आपने 15 पेज लिख लिया तो ये आपकी विजय होगी, अचीवमेंट होगा, क्योंकि अधिकांश लोग छोड़ आते हैं, समय नहीं मिलता बोलते हैं। तो वो अभ्यास आप अभी से करिए। आज ये जो आप अभ्यास करेंगे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये फायदा देगा, और इस तरह से आप कभी फेल नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अगली जो कमी है, सबसे बड़ी कमी है शब्द ज्ञान की कमी। शब्द ज्ञान की कमी क्या है कि हम सब्जेक्ट चेयरमैन हम लिख दिए, कुर्सी पर बैठा आदमी। ठीक है, हमने सुपरमैन, तो सुपरमैन को हमने हनुमान जी लिख दिया, या इस तरह से अनाप शनाप शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वो मैं कैसे दूर करना है बताता हूँ। अगली कमी है, अनुवाद करते समय हम नियम का ध्यान नहीं रखते हैं। नियम का ध्यान कैसे नहीं रखते हैं, मान लीजिए सेंटेंस है इंडेफिनिट में, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं का अनुवाद क्या होगा, आई से आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर। लेकिन हाँ बिल्कुल, आई एम सिटिंग हियर, लेकिन हमें क्या लग रहा है इसमें तो रहा हूं नहीं है, तो आई सिट हियर लिखना होगा। बस वही मार गए। देखिए होता क्या है कि जो आदत होती है उसमें ताते ती लगा होता है, उसमें यस यस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखाते हैं। ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा। अगली कभी क्लास लूंगा मैं, तो मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कैसे टेंस आप दिमाग में रख सकते हैं 10 मिनट में। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। अगर इंडेफिनिट है तो उसमें यस यस इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। फिर अगर तत्काल कोई न्यूज, हम ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं तो उस, या फिर फ्यूचर की कोई न्यूज अभी बता रहे हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तमाम रूल्स हैं, वो मैं मेरी किताब में है, आप चाहिए तो किताब हमारी उस पर उपलब्ध है pothi.com पे, बहुत सस्ते में आप वहां से ले सकती हैं, या मेरे पास अगर है तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन किसी को शेयर सर कहाँ से ले सकते हैं? pothi.com वेबसाइट पे है,
या फिर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं मेल कर दूंगा आपको, अगर मेरे जी जी डिस्क में पड़ा होगा तो। ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, अगली कमी जो है वो संदर्भ के अनुसार सही शब्दों के चयन में कमी हो जाती है। संदर्भ के अनुसार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं प्रोपोजर लिखा हूँ, अभी मैंने शब्द बताया था प्रोपोजर। ठीक है, क्लियर है? प्रोपोजर शब्द, आवाज आ रही है ना सबको रश्मि? जी जी ठीक है, तो प्रोपोजर का मतलब होता है प्रस्तावक। अब ये जो प्रोपोजर है, मान लीजिए विवाह के लिए कोई प्रपोज करता है तो वहां प्रस्तावक नहीं होगा। ये चुनाव में कोई आपका नाम प्रपोज करता है कि हाँ आपको मैं अपनी तरफ से एज ए पीएम कैंडिडेट मनोनीत करता हूं, वो प्रोपोजर कहलाता है। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार शब्द का चयन करना है। जैसे पिंच द पॉकेट, पिंच द पॉकेट का मतलब, पिंच का मतलब चिकोटी काटना, तो पॉकेट को चिकोटी काटना अगर लिखेंगे तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। पिंच द पॉकेट का मतलब होता है इट विल पिंच माई पॉकेट, इसका मतलब है वो प्रोवर्ब है एक तरह का, और जहां प्रोवर्ब है वहां आपको ध्यान रखना है कि उसी के अनुसार उसका अर्थ लिखें। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है। अनुवाद शुरू करने से पहले पूरा का पूरा पैसेज आप जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद है भाषा और विषय की प्रकृति के अनुसार वाक्य संरचना की त्रुटि। अभी जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने जवाब दिया था, 2-3 लोगों ने, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती आ रही थी। जैसे मान लीजिए हिंदी का विषय है तो हिंदी में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। जैसे राम आम खाता है, लेकिन इसके ठीक उल्टा अंग्रेजी में राम ईट्स मैंगो लिखा जाता है। उस प्रकृति के अनुसार ही आपको अनुवाद करना है, वो फिर ऊपर वाला अनुवाद के नियम के अंदर आ जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी अब इन कमियों को दूर कैसे करें? ठीक है, इन कमियों को दूर करने का सबसे पहला तरीका, शब्द ज्ञान की कमी का उपाय यह है कि आप लोग रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। अखबार पढ़िए, कुछ न मिले तो बच्चों की कॉमिक पढ़िए, पोगो वाली कॉमिक लेके पढ़िए, और उसमें जो कठिन शब्द मिले उनको आप डिक्शनरी से देखेंगे, आप ऑनलाइन डिक्शनरी में नहीं देखेंगे। डिक्शनरी है आप में से सबके पास? जी नहीं है तो किसी लाइब्रेरी से चुरा लाइए। अभी कोरोना काल चल रहा है, किताब चुराना परमिटेड है। ठीक है, ज्यादातर लोग किताब चुराते हैं। तो आपको करना क्या, जब आप बुक खोल के ऐसे देखेंगे ना, मान लीजिए मेरे पास ये किताब रखी हुई है, मैं जब इस किताब को ऐसे खोलूंगा तो बिना मतलब मैं 4 शब्द और देखूंगा ना, ये सबके साथ होता जी है। तो कम से कम हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में 4 एक्स्ट्रा शब्द अंकित हो जाएंगे। इस तरह से आपका शब्द ज्ञान अपने आप बढ़ने लगेगा। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, युगांतर, जालंधर, तमाम अखबार हैं ऑनलाइन उपलब्ध, उनमें से भी आप देख के ये काम कर सकते हैं। आधा घंटा इसके लिए डिवोट करिएगा, एक डायरी बनाइएगा, जी डायरी में उसको नोट करिएगा। अनुवाद कर, हाँ बोलिए श्रुति। हाँ, अरे आपकी किताबें अभी तक नहीं आई हैं? अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा, तो किसी किसी सहेली से मांग लीजिए ना। आ, मैं बनारस के मैं बनारस के किसी को ढूंढ के आपका संपर्क करा देता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है गूगल मीट में बनारस की कोई जुड़ी है क्या? गूगल मीट में कोई बनारस से है अभी? अ, खुशी जी हैं। खुशी जी, आपकी परीक्षा जब पूरी हो जाए तो श्रुति जी का नंबर मैं आपको दे दूंगा। श्रुति जी बनारस में आईसीआईसी बैंक में है, कभी आप बनारस गई तो इनसे मदद ले सकती हैं। मैं आप, ठीक है, हाँ मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है श्रुति, बात, श्रुति आवाज आई है खुशी की? नहीं आई है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो श्रुति आप अपना नंबर भी मुझे भेज दीजिएगा, आपका नंबर नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं खुशी से साझा कर दूंगा। ठीक है, खुशी से मतलब हैप्पीली। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट हम चलते हैं। तो अनुवाद करते समय नियम का ध्यान नहीं रखते हैं। इसका उपाय क्या है कि वाक्य को खंड खंड में बांट दें पहले। जैसे मान लीजिए आपको बड़ा पिज्जा मिलता है, खाती होंगी आप लोग,
श्रुति तो खाती ही होंगी बनारस में, तो बड़े साइज का, लार्ज साइज का मंगाती होंगी, उसके 8 टुकड़े करती हैं और सब लोग मिलके खाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि 8 टुकड़े हैं तो 8 लोग खा पाएंगे ना। इसी तरह वाक्य को खंडित कर देना है। मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा, ठीक है। अगर जूम मीटिंग कट जाए ना तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला उपाय है कि भाषा और विषय की प्रकृति के अनुसार वाक्य संरचना, इसका आपको बता दिया। अब इसके बाद है ये जो पैसेज है, इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। देखिए, ऐसे अनुच्छेदों में सबसे पहले बड़े वाक्यों के, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बड़े वाक्यों के छोटे छोटे अंश बना लीजिए। जैसे एक वाक्य मैंने दिया आपको, वुमेन इज द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ए फैमिली, ठीक है। इस वाक्य का जब मुझे अनुवाद करना होगा, सबसे पहले मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट निकालूंगा। कर्ता क्या है, विमेन है, महिला, उसको पहले निकालूंगा। तो इसका मतलब वुमेन इज द, इस वाक्य का पहले अनुवाद करूंगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ऑफ ए फैमिली, परिवार का। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। अगर इस खंड के अनुसार हम अनुवाद कर लेते हैं तो अनुवाद हमारा सही हो जाएगा। तो क्या होगा, महिलाएं समाज की क्या है, परिवार की, क्रिएटर निर्माता, प्रिजर्वर संरक्षक और प्रोटेक्टर सुरक्षा प्रदाता। अब यहाँ संरक्षक और प्रोटेक्टर दोनों के लिए हिंदी में एक शब्द है, संरक्षक। तो संरक्षक ही लिख देंगे और इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रशासनिक अनुवाद में क्या होगा, जहां तक हो सके बड़े वाक्यों को छांट लें। मैंने पहले ही बताया, छोटे छोटे खंड कर लें। प्रयास करें भाषा अटपटी न हो और सरल अनुवाद करेंगे। जैसे जो बात आप कहने जा रहे हैं वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अंग्रेजी की प्रकृति से अनुवाद करूं, नहीं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा आपसे कुछ कहता है तो आप उसकी भाषा में तुतला के बोलते हैं ना, अले ले मिला मुन्ना, ऐसे करते हैं ना। अर्थात आप पाठक वर्ग का ध्यान रखते हुए आसान अनुवाद करेंगे, जो चीज समझ में आ जाए। उसके बाद सूत्र कहता है कि अभिव्यक्ति की शैली का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे से छोटे बच्चे के रूप में, प्रशासनिक में प्रशासनिक रूप में। अभिव्यक्ति की शैली के बाद आता है कि इसमें कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए डियर सर चल जाएगा, प्रिय महोदय नहीं, इसमें सिर्फ महोदय लिखा जाता है। और योर्स फेथफुली में आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक नहीं लिखते हैं। हिंदी में शब्द है, प्रशासनिक शब्द में भवदीय। तो ये आपको पीजीडीटी 4 की स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। 8-10 पन्ने 10.6 में आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या ख्याल रखना है, जहां तक हो सके अच्छा ये